Assalamualaikum. Cost and Management Accounting, Spring 2025. Question number 4. Requirement: determine the EOQ for the year 2025. अब जो डाटा गिवन है, TRM Limited uses a single raw material for production and stores it in a nearby rented warehouse. During the year 2024, 1.6 million units were purchased at rupees 750 per unit with an average order quantity of 64,000 units. TRM incurred the following cost related to ordering and holding the raw material. ये सारी बातें 2024 के लिए हो रही हैं। 2025 के लिए EOQ हमने डिटरमिन करना है। फिर यहां पर देखें, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी इसको बोला जाता है, वो है 1.68 मिलियन। Variable cost of the purchase department 750,000. Warehouse rent 1.24 million. Transportation cost 45,000 per order. और टोटल इतने हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई। फिर देखें इंश्योरेंस कॉस्ट 2% ऑफ द परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट का 2% इंश्योरेंस कॉस्ट है हमारे पास। TRM, new finance manager, believes that some of these costs can be reduced significantly if each order is based on economic order quantity. In this respect, he has gathered the following information relating to 2025. Annual warehouse rent would comprise of rupees 300,000 plus 15 per unit for storing each unit, जबकि रेंट हमारे पास था कितना 1.240,000 इन टोटल एनुअल रेंट। उसमें से 300,000 वो कहता है हमारे पास फिक्स्ड है और 15 रुपीज पर यूनिट स्टोरिंग कॉस्ट हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट वन, रॉ मटेरियल प्राइस एंड यूसेज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। रॉ मटेरियल की प्राइस 20% से इंक्रीज कर जाएगी। मींस अब जो आपको एक यूनिट 750 रुपीज का मिल रहा है, ये 20% इंक्रीज के बाद मतलब मल्टीप्लाइड बाय 120, तो ये 900 रुपीज में आपको मिलेगा। साथ में 25% उसका यूजेज, रॉ मटेरियल का यूजेज, मतलब पहले जितनी डिमांड थी उसका 25% इंक्रीज कर लोगे तो वो हमारे पास करंट ईयर 2025 की डिमांड बन जाएगी। इंश्योरेंस कॉस्ट वुड रिमेन 2% ऑफ द परचेज कॉस्ट। अब ये परसेंटेज में तो इंश्योरेंस कॉस्ट ठीक है, सेम है, लेकिन इन एक्चुअल सेम नहीं है। अब पहले 750 का 2% होती थी, लेकिन अब 900 का 2% होना है उसने। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ऑल अदर एक्सपेंसेस are expected to increase by 10% due to inflation. TRM maintain a safety stock of 8,000 units. अब हमने जब EOQ फाइंड करना है तो EOQ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, EOQ is equal to 2 into annual demand into ordering cost divided by holding cost and whole square root is equal to 2 multiplied by annual demand। एनुअल डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एनुअल डिमांड हमारे पास कैसी आएगी 1,600,000, तो पहले ही थी। इसमें 25% का इंक्रीज विच इज इक्वल टू 2 मिलियन, और ये इधर आ जाएगा 2 मिलियन।
मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए अगर आप लोग देखें तो उसने आपसे पहली बात नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आप यहां पे गौर करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ रही है पर टोटल कितनी है। तो अगर आप यहां पर देखो तो टोटल अगर मैं यहां से 1125,000 को डिवाइड करूं 45,000 से तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, यही चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी एनुअल डिमांड कितनी, हम एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं। तो यही अगर आप लोग देखें तो 25। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए 2024 में, 25 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। वो मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से भी फाइंड कर लिए, वो मैंने एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, तब भी मेरे पास 25 आ गए। बात क्लियर। तो मतलब ये जो मेरे पास है कॉस्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट 1680, ये बेसिकली 25 ऑर्डर्स की कॉस्ट है। मेरी बात समझ आई है। ये जो परचेज डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है ये 25 ऑर्डर्स की है, लेकिन ये कौन सी कॉस्ट है, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब चाहे मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो ज्यादा हो, फिक्स कॉस्ट पे तो फर्क ही नहीं पड़ना, तो इसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात समझ आ गई। वेरिएबल कॉस्ट ये टोटल उसने बताई है, ये पर ऑर्डर नहीं है। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय, तो पर ऑर्डर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 30,000। 30,000 इन टोटल। अच्छा जी। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट या इधर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट, ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। हाँ जी। कैसे, ये हमें बताया गया टोटल वैल्यू क्या थी, 750,000 डिवाइडेड बाय 25। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 30,000। अच्छा, फिर ये 25 कैसे आया, ये यहां पर आप बता दो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग ऑर्डर क्वांटिटी 64,000 इज इक्वल टू 25। ये किसी को यहां तक कोई इशू। अच्छा जी। फिर देखते हैं वेयर हाउस रेंट। ये हमारे पास आएगा होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा, वेयर हाउस रेंट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये तो पर ऑर्डर के हिसाब से आनी है हमारे पास, और इसमें अभी तक कोई ऐसा चेंज। अच्छा देखो, अभी ये जो कैलकुलेशन में कर रहा हूं ना, ये अकॉर्डिंग टू 2024 कर रहा हूं। ऑलराइट। लेकिन उसने क्या कहा था एंड पे, तमाम कॉस्ट में तो 24 की ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लगा देना इन टोटल, क्योंकि सबके ऊपर है ना। हाँ, अगर किसी पे होता किसी पे ना होता तो हम उसके मुताबिक जाके कैलकुलेशन कर लेते। अब सबके मुताबिक कर लेंगे। साथ में आ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितनी मर्तबा ऑर्डर करेंगे उतनी मर्तबा ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। पर ऑर्डर 45 था। अच्छा, इसके अलावा देखें ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या कोई और चीज ऐसी जो हमें लेकर आनी चाहिए। ये जो 15 रुपीज है ये वेयर हाउस रेंट है, ये तो होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
इसके अलावा कोई और चीज नहीं। अच्छा, अब इसका आप कर लो टोटल 75,000। ये 75,000 आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इन ईयर 2024 है। ऑलराइट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इन ईयर 2024। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इन ईयर 2025 कितनी? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो ये वैल्यू 82, ये वैल्यू बन जाएंगी 8 to 500। डन। डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट में एक तो आपके पास आ गई ना, वो आपके पास जो वेयर हाउस का रेंट पे कर रहे हो, वो आपके पास होल्डिंग कॉस्ट के तौर पर आएगा। वेयर हाउस रेंट। अच्छा, हम लोगों ने ये जो होल्डिंग कॉस्ट लेनी होती है ना, ये होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर ईयर कैलकुलेट करनी होती है। पर यूनिट, पर ईयर कैलकुलेट करनी होती है, और वो भी वेरिएबल पोर्शन। तो भाई मुझे अब इससे कोई गर्ज नहीं है। ओके। ओके। अगर सपोज मैंने इधर ही से कैलकुलेट करनी होती तो कैसे कैलकुलेट करता? अगर यहीं से ही ऑर्डरिंग को, ये रेंट की वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट करनी होती, डिवाइडेड बाय 1.6 मिलियन। अच्छा, जब हम लोग ये कैरिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं तो हम लोग एवरेज इन्वेंट्री नहीं लिया करते? सारी इन्वेंट्री एट अ टाइम थोड़ी ना मेरे पास रहेगी। तो और एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है हमारे पास? ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो इसमें तो सेफ्टी स्टॉक भी था। ओके। अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं कुछ ऐसी कैलकुलेशन करता ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आज मुझे ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई इसमें 300 फिक्स्ड है, और वो 300 तो मेरी कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा ही नहीं। बात क्लियर? और दूसरा, पर यूनिट उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है कि पर यूनिट पर ईयर आपकी जो स्टोरिंग कॉस्ट है वो कितनी है? 50। तो आपने यहां से लेना है रेंट 15 रुपीज। ओके। इसके अलावा वो जो आपको फाइनेंस कॉस्ट पे करनी है, वो जो आप लोगों, सॉरी, ये जो है आपके पास आ रहा था इंश्योरेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस कॉस्ट, तो लाजमी बात है भाई, जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा लोगे उतनी इंश्योरेंस भी ज्यादा करवाओगे। इंश्योरेंस कॉस्ट वेरिएबल है, 2% ऑफ द परचेज कॉस्ट। तो अब यहां पे देखें इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस कॉस्ट हम लोग लेंगे 2%। 2% किसका? और परचेज कॉस्ट कितनी है? और वो 900 कैसे आई? मल्टीप्लाइड बाय, जो बात समझ आई है, इज इक्वल टू 18। कितनी हो गई वैल्यू? 33। तो ये 33, क्या इस पे भी 10% इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई जो चीजें बता दी हैं ये एज इट इज हैं, और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर 10% लेना। तो ये तो जैसे उसने बताई थी मैंने वैसे उठा ली। तो मतलब ये करंट ईयर की है। ये भी जैसे उसने बताई वही हमने उठा दी। इसके ऊपर 20% का इंक्रीज भी हमने कर दिया।
तो इसके ऊपर 10% इन्फ्लेशन इंपैक्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा ऑल एक्सपेंसेस, उसने कहा ऑल अदर एक्सपेंसेस, मतलब जो बता दिए उसके अलावा। तो ऊपर वाली जो हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट ली थी उसका इधर जिक्र नहीं था। मेरी बात क्लियर हो गई सबको? जी। तो ये 33, ये 33 जाकर आप लोग यहां पे लिख लो। तो ईओक्यू की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 100,000 यूनिट्स। और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसके टोटल मार्क्स आप लोगों के पास थे 7, और ये 7 मार्क्स आप लोगों को। अच्छा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अब समझ आ गया? जी। स्प्रिंग 2025, क्वेश्चन नंबर 5। डिटरमिन द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट एसएसई शुड मेंटेन। अब हमने सेफ्टी स्टॉक बताना है कि कंपनी को कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए डाटा क्या प्रोवाइड किया? 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ सेफ्टी स्टॉक की वैल्यू बतानी है। एससीजी लिमिटेड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट जी with budgeted sales of फॉर, पूरे साल के लिए ये बजटेड सेल्स हैं। फिर ₹3600 पर यूनिट, ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। A single raw material is required to produce Z. The relevant details of raw material are as follows. Quantity required per unit. ये किसकी बात कर रहा है? रॉ मटेरियल की। Z का 1 यूनिट बनाने के लिए 8 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। Z का 1 यूनिट बनाने के लिए 8 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। तो 365,000 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे, तो इतना रॉ मटेरियल पर ईयर रिक्वायर्ड है। ये एनुअल डिमांड बन जाएगी। मेरी बात समझ आई? अच्छा, फिर कॉस्ट पर किलोग्राम है 160, तो 160 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो टोटल उसकी रॉ मटेरियल की वैल्यू बन जाएगी फॉर द ईयर। मेरी बात समझ आ गई? नेक्स्ट वन, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। अभी तो डाटा बता रहा है कि इस तरह का डाटा है। फिर क्या कहता है? ईओक्यू उसने खुद बता दिया 146,000 ईओक्यू पर मौजूद है। नॉर्मल लीड टाइम वो 10 डेज का है। नॉर्मली 10 डेज के अंदर हमारे पास 146,000 की जो हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी करते हैं वो हमें मिल जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर किलोग्राम वो उसने बता दी, और वो पर किलोग्राम के हिसाब से है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, तो ये कैसे? ₹100 है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग ऑर्डर ऑन टाइम, 75% चांसेस हैं कि हम लोग टाइम पे ऑर्डर ले लेते हैं। मींस दैट किसी किस्म के कोई सेफ्टी स्टॉक वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको स्टॉक आउट कॉस्ट वगैरह नहीं हो रही, और वैसे स्टॉक आउट का तो उसने बताया भी नहीं अभी तक। ओके, नेक्स्ट कहती है 15% प्रोबेबिलिटी है कि जो हम ऑर्डर क्वांटिटी करते हैं वो 1 दिन डिले हो जाएगी। अब अगर 1 दिन डिले है तो 1 दिन का फिर मेरे पास सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। 1 दिन का सेफ, और अगर सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का नहीं है तो मुझे इस 1 दिन के लिए वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह है, जो स्टॉक आउट सिचुएशन है, वो मुझे बेयर करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर मैं सेफ्टी स्टॉक रख लेता हूं तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी फिर मुझे। डन। और 10% चांसेस हैं कि भाई 2 डेज का डिले हो जाएगा, मतलब पूरे साल में जस्ट 10% चांसेस हैं कि 2 डेज का डिले हो सकता है। तो अगर मैंने इससे सेव होना है तो मेरे पास 2 डेज का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। गॉट इट? अच्छा, फिर देखो,
Additional information. Variable conversion cost is rupees 1000 per, सेलिंग प्राइस कितनी थी 3600, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, तो एक यूनिट पर मटेरियल कितना लगेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 160, देखो जरा 8 मल्टीप्लाइड बाय 160, 1280 का मटेरियल प्लस 1000 की कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 2280, सेल कितने में करूंगा 3600 लेस 2280, 1320 की कंट्रीब्यूशन। ओके, और अगर मेरे पास स्टॉक ना हुआ तो मतलब मैं एक यूनिट के ऊपर ये वाली जो कंट्रीब्यूशन है ये लॉस्ट कर बैठूंगा, स्टॉक आउट। तो मेरे पास जो कस्टमर आएगा मैं इतनी कंट्रीब्यूशन उसे अर्न नहीं कर पाऊंगा एक यूनिट के ऊपर। बात क्लियर हो गई, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, क्या कहता है, कहते प्रोडक्शन एंड सेल्स आर कैरीड आउट इवनली थ्रू आउट द ईयर, इट्स गुड। डिवाइडेड बाय 12 करो मंथली आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 365 करो डेली आ जाएंगी। गॉट इट, के एक दिन की कितनी रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास। फिर सेल्स लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक आउट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये है लॉस्ट, ये है स्टॉक का ना रखने का नुकसान, कि अगर मेरे पास किसी किस्म की सेल्स लॉस्ट हो गई स्टॉक आउट सिचुएशन में तो वो मैं रिकवर नहीं कर सकता। फिर एसएजी ऑपरेट्स 365 days a year. ईयर, तो अगर 365 डेज अ ईयर काम करता है, 365 डेज 365,000 यूनिट सेल करता है, तो मतलब 1000 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस भी करेगा और सेल भी करेगा, क्लियर। तो उन 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल पर डे कितना चाहिए 8000 का रॉ मटेरियल चाहिए पर डे। बात क्लियर। तो अगर 1 डे का डिले हो जाता है तो फिर उसके पास 8000 का मटेरियल हो, उस 1 डे को कवर करने के लिए उसके पास 8000 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल मौजूद हो। लेकिन अगर 2 डेज के डिले को कवर करना है तो उसके पास सेफ्टी स्टॉक 16000 का होना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में जाता है तो सेफ्टी स्टॉक नील होना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मेरे पास ना 3 ऑप्शंस है, तीनों में जहां पर मेरी कॉस्ट कम पड़ेगी मैंने उसको अवेल कर लेना है। कौन से 3 ऑप्शन, या तो मैं सेफ्टी स्टॉक रखूं ही जीरो, मतलब मैं जस्ट नॉर्मल के ऊपर चलता हूं, लेकिन इसके भी 75% चांसेस हैं। अगर मैं सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता तो होल्डिंग कॉस्ट तो मुझे नहीं पड़ने वाली, क्योंकि जब सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो होल्डिंग कॉस्ट कैसी, लेकिन मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट मुझे पड़ेगी। अच्छा, मैं अगर 8000 रखता हूं तो 8000 की होल्डिंग कॉस्ट आएगी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट अगर सेकंड डे का डिले आ गया ना सिर्फ तब पड़नी है, फर्स्ट डे के डिले पे स्टॉक आउट नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए तो सेफ्टी स्टॉक मौजूद था। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रही बात। और अगर 16000 है तो स्टॉक आउट कुछ भी नहीं है, लेकिन 16000 की होल्डिंग कॉस्ट है। बात क्लियर। अच्छा, ये था मुकम्मल आपका एक क्वेश्चन। अब हम लोगों ने जाके देखना है कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। अब आपने सबसे पहले उसे ये बताना है कि भाई आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, डेली की और डेली रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो ये है आपकी डेली नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड 1000। तो रॉ मटेरियल की बात करें तो मल्टीप्लाइड बाय 8000। क्लियर हो गई बात। और इसका सॉल्यूशन बनेगा कुछ इस तरह, इधर ही डिस्कस कर लूं इसको। देखिए, अब मेरे पास 3 सिचुएशन थी कि मैं किसी किस्म का कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता। ये नॉर्मल सिचुएशन है कि 10 डेज के मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं
कि विद इन 10 डेज मेरे पास इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। ओके, लेकिन अगर 1 डे का डिले है तो 1 डे के डिले के लिए मुझे 8,000 के लिए 8,000 का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा, और 2 डेज के डिले के लिए मुझे अब इन तीनों में से सिलेक्शन करनी है, और हमने उसे क्या बताना है, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब वो इन तीनों में से कोई सी एक हो सकती है। अब अगर गौर करें थोड़ा सा, तो आपको आपको नहीं लग रहा कि 16,000 के ऊपर सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट ही है, किसी किस्म की कोई स्टॉक आउट नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट कितनी, क्वेश्चन में उसने बता दिया, 100 रुपीज पर किलोग्राम होल्डिंग कॉस्ट, ऐसे ही है ना। तो मुझे टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, वो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मुझे होल्डिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। टोटल कॉस्ट मुझे इतनी पड़ेगी, इसके अलावा मुझे और कोई कॉस्ट नहीं पड़ने वाली। बात समझ आ गई। और अगर मेरा सेफ्टी स्टॉक नील है तो मेरी होल्डिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, होल्डिंग कॉस्ट कुछ, लेकिन मेरी स्टॉक आउट है। अब स्टॉक आउट 1 डे के लिए भी है और 2 डे के लिए भी है। अगर ये 1 डे, अब जरा आपने यहां पे थोड़ी सी ये कैलकुलेशन जरा समझ लेनी है कि इसको हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब ये देखें कि टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितनी, टोटल क्वांटिटी 365,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, इतने किलोग्राम रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसको डिवाइड बाय 365 करूं पर डे, ये तो हमने वैसे फाइंड कर ही लिया था कि पर डे हमें इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। अच्छा, फिर मैं कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कर रहा हूं पूरे साल में। स्टॉक आउट हमने ये देखना है ना कि भाई मुझे स्टॉक आउट कितनी मरतबा फेस करना पड़ सकता है पूरे साल में, मैं कितनी मरतबा स्टॉक आउट फेस कर सकता हूं। तो मैं देखूंगा ना, जितनी मरतबा नंबर ऑफ ऑर्डर्स करूंगा उतनी ही लीड टाइम्स, उतनी ही स्टॉक आउट की सिचुएशंस बनेगी। तो मेरे पास एनुअल डिमांड इतनी, और मेरी ईओक्यू की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में बता दी उसने। यहां से मुझे पता चलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मैं कितनी मरतबा ऑर्डर्स कर रहा हूं, तो मतलब 20 लीड टाइम्स मौजूद है मेरे पास, 20 लीड टाइम्स मौजूद हैं। लेकिन मेरा जो स्टॉक आउट है ना वो हर बार नहीं है। उसने क्या कहा, 1 डे स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने, तो 20 का 15%। 1 डे स्टॉक आउट होने के चांसेस, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी डिलेड, कि मैं अगर 20 टाइम्स ऑर्डर करता हूं तो 3 टाइम्स मेरा ऑर्डर डिले होगा इन अ ईयर। मतलब हर ऑर्डर पर आपको इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, टोटल जस्ट 15% चांसेस, मतलब इन टोटल 3 टाइम्स 1 डे के लिए आपका स्टॉक जो है वो डिले हो सकता है। बात क्लियर। इसी तरह से अगर आप लोग देखें 20 टाइम्स आप ऑर्डर कर रहे हैं और आपके पास जस्ट 10% चांसेस हैं कि 2 डे के लिए डिले हो जाएगा, तो 20 × 10%, 2 टाइम्स आउट ऑफ 20, दो ऐसे ऑर्डर्स होंगे, टू ऐसे लीड टाइम्स होंगे जिसमें आप लोगों को 2 डेज का डिले बर्दाश्त करना है। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। इस चीज का ताल्लुक, अब आपके लाजिम बात है, इस चीज के लिए आप लोगों ने सेफ्टी स्टॉक रखना भी है, उसके लिए होल्डिंग कॉस्ट भी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन साथ में अगर किसी की ये नहीं रखते सेफ्टी स्टॉक, तो स्टॉक आउट हो जाएगा। स्टॉक आउट हो गया तो आपको कंट्रीब्यूशन का लॉस करना पड़ेगा, और आप लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लॉस करेंगे 1320 पर यूनिट। कितना लॉस करोगे, 1320 का। बात क्लियर है। और एक दिन में कितने, ये तो पर यूनिट है ना, पूरा दिन आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं था,
तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ यूनिट आप सेल कर रहे थे, और वो आप सेल नहीं कर पाओगे, तो एक दिन कंट्रीब्यूशन का लॉस कितना है। बात समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा देखते हैं, अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक ना हुआ तो होल्डिंग कॉस्ट तो नहीं आनी, लेकिन आप लोग यहां पर देखें तो आपको कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पर डे कितना पड़ जाएगा, 1320 का, अगर एक दिन का डिले है तो। एम आई राइट? अगर एक दिन का डिले है तो आप लोगों को 1320,000 का कंट्रीब्यूशन का लॉस्ट पड़ जाएगा। एम आई राइट? अच्छा, फिर देखो टोटल कितने डेज आ सकते हैं। आपने किसी किस्म का कोई स्टॉक नहीं रखा हुआ, तो यहां पर देखें टोटल नंबर ऑफ डेज, कि आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच कंट्रीब्यूशन इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कि अगर किसी किस्म का कोई लॉस ना हुआ तो ये देखो, ये 2 ये वाला 2 दिन के लिए, और 2 ही ऑर्डर्स हैं, 2 दिन के लिए जाते हो तो 2 मर्तबा आपको ये, तो 2 × 2 प्लस, अगर एक दिन के लिए जाते हो तो 3 मर्तबा आपको ये बर्दाश्त करना है, तो मतलब टोटल 3 दिन हो गए ना ये। 2 डेज डिले के 2 टाइम्स चांसेस हैं। ओके, तो टोटल डेज तो 4 हो गए ना, कि एक मरतबा इवेंट हुआ और आपकी जो इन्वेंट्री है ना 2 डेज डिले हो गई, तो 2 दिन का नुकसान बर्दाश्त करोगे ना। साल में एक मरतबा फिर ऐसा होगा कि 2 डेज डिले हो गए, तो टोटल 4 डेज ही हो गए, और 3 टाइम्स ऐसे चांसेस हैं कि 1 टाइम डिले होगा, तो टोटल तो 3 डेज हो गए, तो 4 + 3 टोटल पूरे साल में 7 डेज हैं, जब आप लोगों को अपनी कंट्रीब्यूशन का लॉस करना पड़ेगा अगर आप सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते। मेरी बात समझ आ गई? तो टोटल आपका लॉस कितना हो जाएगा, 7 × 1320,000। टोटल लॉस कितने का हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन लॉस इन टोटल इतना, होल्डिंग कॉस्ट है नहीं, तो अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते तो ये है आपकी टोटल कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक ना रखने पर इतनी आपको कॉस्ट बेयर करनी है। बात समझ आई है? लेकिन अगर 8,000 पे जाते हो तो 8,000 का होल्डिंग स्टॉक आएगा, होल्डिंग कॉस्ट 8,000, लेकिन 8,000 की सिचुएशन में 1 डे वाला डिले तो है ही नहीं, फिर तो सिर्फ 2 डे वाला डिले है, और 2 डे वाला डिले पूरे साल में कितनी मर्तबा हो रहा है, 2 मर्तबा, तो टोटल आपके पास 2 डेज वाला डिले 2 मर्तबा हो रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं करना। अब एक दिन के लिए तो सेफ्टी स्टॉक है, 1 डे के डिले के बाद आ रहा है उसका तो सेफ्टी स्टॉक मौजूद है मेरे पास, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन का लॉस है। लेकिन अगर 2 डेज के बाद आ रहा है तो ये इवेंट 2 टाइम्स अकर होना है पूरे साल में, लेकिन 1 डे का सेफ्टी स्टॉक है पड़ा, तो आगे 1 डे का नुकसान है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे, 2। एक दिन का नुकसान 1320, 2 डेज का नुकसान ये। अब इन दोनों को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, जबकि अगर मैं 16,000 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख लेता हूं तो मुझे जस्ट होल्डिंग कॉस्ट बेयर करनी है, कोई मेरे पास कंट्रीब्यूशन का लॉस, तो टोटल कॉस्ट कितनी। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 2 डेज का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे, कितना, 16,000 किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम? एक नजर जरा इसके सॉल्यूशन को देख लें आप, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्प्रिंग 2025, क्वेश्चन नंबर 6, the requirements are evaluate and recommend whether adopting the
वुड बी बेनिफिशियल फॉर, Yeah. हाँ जी। अब 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। डीएमएल produces a single product is experiencing a decline in workers productivity। यही वजह है कि उसने इंसेंटिव्स प्लान बनाया है ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। अब यही बात हमने बतानी है कि क्या वाकई इंसेंटिव प्लान हम हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अब क्या होगा, कहते हैं डीएमएल करंटली एम्प्लॉय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 200. अर्निंग्स रुपीज 250 पर, ऑन एवरेज अ वर्कर वर्क 5 days. पर एट 8 आवर्स पर। तो हम लोग उस एक वर्कर की सैलरी को डिटरमिन कर सकते हैं। इवन के टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की सैलरी भी डिटरमिन हो सकती है। अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ वर्क, हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 जी। Per month. अच्छा ये पर मंथ आ जाएगा Yes, sir. और मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें 120. 120 मिलियन पर एनम। ये टोटल वेजेस हैं Yes. जो हम लोग पे कर रहे हैं, 120 मिलियन। Yes. उसके बावजूद डिक्लाइन इन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी है। ओके, फिर देखो यहां पर the following information is available in this regard: current operational overview for fab production output analysis, average good units per worker per worker। और ये फैब के लिए है, मंथली है ये मेरे पास। तो यहां पर भी मेरे ख्याल से फिर मुझे मल्टीप्लाइड बाय 12 नहीं करना चाहिए था। 10 million. ठीक है, तो फिर ये मेरे पास 10 मिलियन बन जाएंगे क्योंकि वो मंथ्स के बारे में बात कर रहा है। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. क्या कहता है, जो गुड यूनिट्स पर वर्कर बनाते हैं वो 720 है, जबकि स्टैंडर्ड वो कितने बना सकते हैं, 810। और उन पर जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, जो स्टैंडर्ड था वो 10% था, वो भी 10% ही कर रहे हैं। मतलब तो जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो 10% ही हो रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड से कम बना रहे हैं। इसीलिए उसने कहा है डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। अब हमने इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो क्या हुआ, प्राइसिंग एंड कॉस्ट। अच्छा इसके लिए क्या प्राइस और कॉस्ट पड़ रही है, सेल प्राइस पर गुड यूनिट वो जो 720 है उनको सेल करते हैं तो 400 रुपए में सेल होता है, जबकि ये जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, ये रिजेक्टेड यूनिट्स भी सेल हो जाते हैं, लेकिन कितने पर, 50। ये 50 रुपीज का रेवेन्यू देखे जाएंगे। फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितने की लग रही है, 120। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर और वो कितना, तो देखना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने पर लेबर और लगती कितनी है, उसके मुताबिक उसने 200 हमें बता दिया। कहते रिजेक्टेड यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड ओनली आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज, मतलब जितनी कॉस्ट गुड यूनिट के बनाने पे आ रही है ना, रिजेक्टेड यूनिट बनाने पे भी कॉस्ट उतनी आ रही है, लेकिन गुड यूनिट हम बेच रहे हैं 400 रुपए का, रिजेक्टेड यूनिट इवन के कॉस्ट इक्वल है लेकिन बेच रहे हैं 50। Yes, sir. बात समझ आ गई? फिर देखें, अब आप लोग प्रोसेस अकाउंटिंग कर चुके हो तो ये बात तो अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। फिर प्रोपोज्ड इंसेंटिव्स प्लान, हाँ जी, अब उसने कहा कि अब हम ये चेंजेस करना चाह रहे हैं। इससे पहले ऊपर वाले मेथड के मुताबिक वो चल रहे थे। क्या कहते हैं, टू इनकरेज हाई प्रोडक्टिविटी एंड डिस्करेज लो क्वालिटी वर्क, मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू इंप्लीमेंट द फॉलोइंग प्लान। और वो प्लान क्या है, वर्कर्स प्रोड्यूस अबाउट 810 यूनिट्स। अगर कोई हमारा ऐसा वर्कर है जो हमें 810 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करके देगा, दे विल बी कंसीडर्ड इंप्रूव्ड वर्कर्स।
टाइटल मिल गया उसको कि भाई ये हमारी कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय है। और एंड विल बी पेड अ बोनस ऑफ ₹200 पर यूनिट फॉर सच एक्स्ट्रा गुड। एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है, बोनस पे करना है 200 का, पर यूनिट पे करना है। और वो भी तमाम यूनिट्स के ऊपर नहीं। मीन दैट अगर कोई वर्कर 850 यूनिट बनाता है तो 40 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 200 उसका बोनस हो जाए। बात समझ आ गई? फिर और अगर वो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, इफ द रिजेक्टेड यूनिट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एक्सीडिंग 10%, a deductions of ₹50 per unit will be made for such extra। मतलब 10% तक तो बिल्कुल सही है, बियरेबल है, इसके ऊपर कोई उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। लेकिन अगर 10% से ज्यादा वो रिजेक्ट कर देते हैं तो पर रिजेक्टेड यूनिट ₹50 चार्ज किए जाएंगे। मतलब उनकी सैलरी में से ₹50 डिडक्ट किए जाएंगे। लेकिन यहां पे देखें, और ये रूल अप्लाई है, द डिडक्शन अप्लाइज ओनली टू द वर्कर एलिजिबल फॉर आ, मतलब जो ये 10 से कम बना रहे हैं उनके रिजेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट 15% भी हो गए, कुछ नहीं करना उनका। ओके, ये किन के ऊपर रूल अप्लाई है? जो हमारे इंप्रूव्ड वर्कर्स हैं, तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके रिजेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स कम। तो अगर 10% से बढ़ गए तो फिर उनको हम लोग ₹50 की डिडक्शन, तो बोनस तो देंगे 200 का, 850 से ज्यादा है, लेकिन अब वो बोनस में से 200 में से ₹50 डिडक्ट कर देंगे। बात समझ आई है? नेक्स्ट वन, द इम्पैक्ट ऑफ द इंसेंटिव प्लान इज एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अब क्या एस्टिमेशन है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? कहते हैं जो इंप्रूव्ड वर्कर्स होंगे वो टोटल वर्कर्स का 60% है। नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल वर्कर्स कितने हैं? 200। 200 का 60%, 120 वर्कर्स हैं जो इंप्रूव कर जाते हैं, और वो पर वर्कर पर मंथ 880 यूनिट्स बना रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड कितना था? 8 है। तो बेसिकली 70 यूनिट्स पर वर्कर बोनस के लिए अप्लाई कर जाएगा। 70 यूनिट्स पर वर्कर, और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 200। तो 70 इंटू 200, ये टोटल मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये आपके पास बोनस पे करना पड़ेगा आपको। गॉट इट? लेकिन इनका जो रिजेक्शन रेट है ना, वो 12% है, और हमने कहा था 10% से ज्यादा हो गया तो जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर 50%, ₹50 की डिडक्शन है। तो इनके जितने भी इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए उनका 2% यूनिट्स पर हमने ₹50 की डिडक्शन अप्लाई कर देनी है। बात क्लियर? जबकि जो रिमेनिंग 40% थे, 200 का 40%, 800 वर्कर्स, वो तो हैं ही 630 पर, उनको तो बोनस भी नहीं देना, और जो वो रिजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिडक्शन भी नहीं करनी। कुछ क्वेश्चन समझ आया है? अब हमने ये देखना है कि ये जो बोनस प्लान हम लोग दे रहे हैं क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है। इस चीज की हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है। तो क्या हम एग्जिस्टिंग के ऊपर भी कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग इंसेंटिव्स के ऊपर भी कैलकुलेशन करेंगे, एग्जिस्टिंग पर भी और इंसेंटिव। अब क्या करनी है? देखो भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो लाजमी बात है सेल्स भी तो इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो सेल्स भी तो इंक्रीज हो रही है। गुड यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कुछ और है और रिजेक्टेड यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कुछ और है। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे, सबसे पहले एग्जिस्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग में अगर देखें तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 720 बन रहे हैं, तो रेवेन्यू भी तो इनका आएगा।
और ये गुड यूनिट्स हैं। कौन से रेट पर जाएंगे? 400 पर जाएंगे, तो 720 इंटू 400, 288,000। अच्छा, बात सुनिएगा भाई। ये गुड यूनिट्स का रेवेन्यू ऑन एग्जिस्टिंग सिचुएशन। अच्छा, मैं इधर ही समझा देता हूं आपको, ये देखें। आपने कितना रेवेन्यू बताया? टू 288 पर वर्कर, एंड मल्टीप्लाइड बाय 200 कर दो। 557,600,000, 57.6 मिलियन। ये बात समझ आ गई। अच्छा, फिर दोबारा से देखो। 10% इनके टोटल आउटपुट का वो है रिजेक्टेड, तो 720 का 10% नहीं लेना। 720 तो गुड है आफ्टर रिजेक्शन, 10% की रिजेक्शन है, तो ये तो 90% हो गए। तो 720 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो वैल्यू आ जाएगी 80। 80 यूनिट्स सेल होंगे एट द रेट ऑफ 50। 80 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 200, 800,000 आपको यहां से मिलेगा। तो टोटल रेवेन्यू, आप यहां तक सही से पहुंच गए। क्लियर है ना? फिर इन जो अब टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम बना रहे हैं ना, वो 800 है। मटेरियल जो अप्लाई करना है ना, वो 800 पर अप्लाई करना है, 720 पे नहीं है। क्योंकि रिजेक्टेड पे भी तो सेम कॉस्ट आनी है, लेबर भी बिल्कुल वैसी जाएगी। अच्छा, ओवरहेड्स भी वैसे ही। अब देखें मटेरियल, ये सेल प्राइस वाला पॉइंट हो गया। कॉस्ट पर यूनिट 120 मल्टीप्लाइड बाय 800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 200। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है ना? 800 पर वर्कर है, टोटल 200 वर्कर है, तो इसलिए 200 मल्टीप्लाइड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 120। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे ही बात कर रहा हूं अभी सारे। फिर देखो वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड 200 पर लेबर और। अच्छा, अब इसके मुताबिक देखो हम लोग अपनी लेबर्स को कितना पे कर रहे हैं। 10 मिलियन इन टोटल हम कितना अपनी लेबर को पे कर रहे हैं? 10 मिलियन। तो ये तो 10 मिलियन एज इट इज लिखो ना भाई। ओके, और इनके वर्किंग आवर्स कितने हैं? 200 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 8, 40,000। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 200, ये 8,000। बात समझ आई है? नंबर ऑफ वर्क, भाई काम तो वो जितना उतना ही कर रहे हैं ना। कितना? 25 डेज पर डे, 8 आवर्स, टोटल 200 नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल इनका जो टाइम हो जाएगा वो होगा 40,000, और हमने ओवरहेड चार्ज करने हैं 200 रुपीज पर लेबर आवर, तो मल्टीप्लाइड बाय 200, तो कितने? 8,000। बात क्लियर हो गई है? ये किसी को डाउट? अच्छा, दूसरा, अब यहां पर देखो लेबर को कितना पे कर रहे हो? पर आवर पे कर रहे हो ना, ऐसे ही है ना? यहां पर कितना पे कर रहे हो? तो लेबर की कॉस्ट का कितने परसेंट पे कर रहे हो? 200 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 80%। तो 10,000 का 80%। अगर लेबर आवर्स का पता ना भी चलता तो क्या? वेरिएबल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट, ये भी पर आवर है, ये भी पर आवर है, तो फिर 80%, 10,000 का 80%, 8,000। मेरी बात समझ आई है? तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई? तो मुझे इससे बेनिफिट कितना हो रहा है इस सिचुएशन में? मुझे इनकम कितनी, प्रॉफिट कितना मिल रहा है?
ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मैं 21,200 का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। ओके होगी बात। अब चलो आ जाओ इंसेंटिव देते हैं। और जैसे ही इंसेंटिव देंगे तो अब वर्कर्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। इंसेंटिव जैसे ही दिए दो कैटेगरीज में डिवाइड। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इंसेंटिव प्लान को एक्सेप्ट किया, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं बस ठीक है हमारा गुजारा चल रहा है, कौन इतनी मेहनत करे। ओके। और इससे पहले देखो स्टैंडर्ड कितना बना रहे थे, वो स्टैंडर्ड से भी नीचे गिर गए 630। और ऐसी कंपनी में बहुत से लोग मौजूद होते हैं ढीठ नस्ल के, जिन पे किसी चीज का कोई असर नहीं होता। अब आगे देखें हमने क्या करना है। हमने अब रेवेन्यू अर्न करना है। कैसे, पहले देखो इनके गुड नंबर ऑफ यूनिट्स, कि इन्होंने गुड नंबर ऑफ यूनिट कैसे। 200 टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स उसका 60% बन गया। हर वर्कर बना रहा है 880 यूनिट्स, हर वर्कर बना रहा है। तो टोटल गुड यूनिट्स यहां से कितने बन गए, 105600 और 40% ऑफ द टोटल वर्कर्स बना रहे हैं 630। तो ये टोटल कितने बना रहे हैं 504 400, ये भी गुड यूनिट बना रहे हैं आफ्टर इंसेंटिव। नहीं समझ आई। 140800 वन 116 to 880 60% मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 880। 105 और ये क्या था 50400। yes sir टोटल गुड यूनिट्स कितने हो गए जी, 56,000 156 जी टोटल गुड यूनिट्स yes sir मल्टीप्लाइड बाय 400 624,100,000। yes sir ये बात समझ आ गई है। चलो अब आ जाओ इनके रिजेक्टेड यूनिट्स। अब देखें ये हैं गुड यूनिट्स yes sir आफ्टर 12% रिजेक्शन, तो टोटल तो 88% हो गए, 88% हो गए ना। तो 105,600 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 12 1 बस yes sir 120 120 120 यूनिट्स आ गए। yes sir अच्छा ये टोटल के ही आए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टोटल फॉर्म में मौजूद था। no sir एक बार पर वन आपने 105,600 नहीं किया, no 880 divided by नहीं मैंने आपसे कहा है 105। 14400 अब अच्छा अब 120 को मल्टीप्लाइड बाय 120 कर दो, ठीक है। अदरवाइज जब मैंने देखो टोटल गुड यूनिट जब आपके पास बन गए हैं तो वो 88% है, तो क्यों खाम खा इस तरह वो कर रहे हो। 105,600 डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू, 1400 साथ में यहां से 50,400 ये आफ्टर 10% रिजेक्शन 90% डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 10% जी 5600 5600। बात क्लियर। yes sir अच्छा फिर देखो जरा टोटल 20,000 ये एग्जैक्ट 20 था, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 1000 ये रेवेन्यू आ गया। ये पॉइंट रिजेक्टेड यूनिट्स फाइंड किए हैं ना, तो रिजेक्टेड यूनिट्स उसने ऊपर ही बता दिए थे कि एज अ परसेंटेज ऑफ, तो गुड यूनिट्स में से रिजेक्टेड यूनिट की परसेंटेज माइनस कर दो तो रिमेनिंग परसेंटेज गुड यूनिट्स हैं। अब 12% अगर उन्होंने रिजेक्ट किए तो मतलब ये जो यूनिट्स हमने गुड यूनिट्स फाइंड किए हैं ये टोटल का 88% है। 100% तो टोटल हो गई ना, yes sir 12% रिजेक्ट हो गए तो गुड यूनिट्स कितने 88%। तो ये गुड यूनिट्स डिवाइडेड बाय 88 एंड मल्टीप्लाइड बाय 12
नहीं समझ आई? ओके। अच्छा, नीचे डिवाइडेड बाय 90 करेंगे क्योंकि वो 10% रिजेक्शन है। तो 100 में से 10% रिजेक्टेड, तो गुड यूनिट्स 90%। ऑल डन? चले, जब ये काम हो गया तो इनके लिए मटेरियल भी तो चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाए कितने? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाए कितने? 176। 176 मल्टीप्लाइड बाय 120। मटेरियल तो चाहिए होगा ना? जी आ गया। यस सर। अच्छा, अब बात किसकी करेंगे? वर्क लेबर। भाई लेबर को तो अभी भी 10 मिलियन तो पे कर ही रहे हो। फिक्स्ड वाला तो पे करना ही है, हर हाल में करना है। और लेबर कॉस्ट का वो जो आपको 200 पर लेबर और वेरिएबल ओवरहेड पे कर रहे हो, वो भी एज इट इज आएगा। क्योंकि लेबर और में भी तो चेंज नहीं आया ना। हाँ, प्रोडक्शन में चेंज आया है सिर्फ, और उसके ऊपर बोनस देना है। अब बोनस की अगर बात करें तो भाई, नीचे वाली कैटेगरी तो ना तो आती है बोनस की कैटेगरी में, ना आती है डिडक्शंस की कैटेगरी में। ओके, तो बोनस किसको देना है? टोटल इंप्रूव्ड वर्कर, टोटल वर्कर्स के 60% को। मतलब बेसिकली 120 वर्कर्स को बोनस देना है पर यूनिट। अब देखें, 880 थ्रेशोल्ड क्या था जब हमारा बेंचमार्क था, तो कितने एक्सेस यूनिट्स पे कितना करना है एक्स्ट्रा? ये बोनस है, ये बोनस है जो हमने उसको पे करना है। हाँ जी, यानी प्रॉब्लम ऑल क्लियर? चलो फिर अब दोबारा सुनो। डिडक्शंस होनी है क्योंकि 10% से ज्यादा रिजेक्शन है। और कितने? 2%। अब फिर से वही भाई, 2% टोटल का। तो फिर कैसे? भाई 105,600, ये फिर से वही 88% है, डिवाइडेड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय 2%। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 24 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये लो, ये लेस करें, डिडक्शन है, ये लेस कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? 40,680। और अगर रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें तो हमें प्रॉफिट कितना मिल जाना है, जो कि इंक्रीज हो रहा है एग्जिस्टिंग सिचुएशन से। तो हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए इंसेंटिव प्लान। जी, एनी प्रॉब्लम? क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया? कैलकुलेशंस वगैरह में कोई इशू? चलिए, गुड। 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने अपना ये जो रिविजन्स वगैरह थी, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स वगैरह रिवाइज कर ली है। मजीद पास्ट पेपर्स वगैरह की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। लेकिन जो बुक में आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वो स्टैंडर्ड के नहीं थे। जैसे कि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि वर्किंग काफ़ी सारी उलझा के देता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जाकर रिवर्स कैलकुलेशन करके जाके सॉल्व करनी पड़ती है। तो उसकी प्रैक्टिस ऐसी ही होनी है जब आप लोग पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही कि क्वेश्चन पढ़ते साथ सॉल्यूशन कभी ना देखना, क्योंकि फिर तो माइंड को पता चल गया ये कैलकुलेशन ऐसे करनी है। पहले अपना माइंड खुद से यूज करो कि मुझे ये कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए। आप एक सॉल्यूशन अपने पास बना लो, फिर उसको जाके चेक करो, फिर उसमें लाजमी बात है एरर्स होंगे, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करो। और जब आप ये देखोगे कि ये कैलकुलेशन ऐसे करनी थी और मैंने ऐसे की है, अब आपको वो चीज कभी नहीं भूलने वाली। फिर वो कॉन्सेप्ट कभी रिवाइज हो भी गया आपके एग्जाम में तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने हमेशा जो प्रैक्टिस वगैरह करनी है, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करने के बाद फार्मूलाज वगैरह, जैसे वेरिएंस एनालिसिस से रेलेवेंट फार्मूलाज वगैरह आपके पास मौजूद हैं, तो उनके फार्मूलाज फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। कि कोई भी क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले फार्मूलाज अपने पास लिखें, उसके बाद वैल्यूज पुट करें और उसको आंसर करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने ठीक से प्रैक्टिस वगैरह करनी है। देखिए, इन डेज में प्रैक्टिस ही है जो आप लोगों को कामयाब करवा सकती है।
तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।